तो आज हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों ने ये लेसन तो ऑलरेडी पढ़ लिया है, समझ भी लिया है, बट अब हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन आंसर को एग्ज़ाम में हमको किस तरीके से लिखना चाहिए और किस तरीके से हमें उसको एक्सप्लेन करना चाहिए। तो हम अभी स्टार्ट करेंगे वन बाय वन उन सारे क्वेश्चन आंसर्स को जो हमारी बुक में दिए हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखो। तो जब भी आपको टिप्पणी लिखने के लिए आएगी तो टिप्पणी का मतलब होता है कि जो भी टॉपिक आपको दिया गया है उस पर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। जितनी भी चीज़ें आपको उसके बारे में पता है वो सभी शॉर्ट में लिख देनी है कि वो क्या थी, क्यों थी, कैसे थी, उनकी क्या भूमिका थी, किसी भी घटना के बारे में जो किताबों में दी गई हैं उन सब के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है जूसेपे मैत्सिनी के बारे में। तो जूसेपे मैत्सिनी के बारे में आपको पता है कि वो एक इटली का क्रांतिकारी था जो एक गुप्त संगठन बना के कार्य करता था। तो उसके बारे में अगर आपको टिप्पणी लिखने के लिए आती है तो उसके बारे में जितनी भी चीज़ें हमारी किताब में दी गई हैं उन सब के बारे में आपको लिखना है। तो अभी हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसको लिखना होता है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि टिप्पणी जब लिखने के लिए आती है तो आपको अराउंड 10 to 15 लाइन्स लिखनी होती हैं इसके बारे में। तो जूसेपे मैत्सिनी कौन था? जूसेपे मैत्सिनी इटली का एक क्रांतिकारी था। इसका जन्म 1807 में जेनोआ में हुआ था। वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया था। 24 वर्ष की अवस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे देश से बहिष्कृत कर दिया गया था। यानी कि उसको जब वो 24 साल का था तभी उसको क्रांति करने के इल्ज़ाम में उसको देश से निकाल दिया गया था। तत्पश्चात इसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। भूमिगत संगठन तो उदारवाद आप लोगों को पता है कि ऐसी विचारधारा होती है जिसमें कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होती, मतलब कि वो पुराने विचारों को भी लेकर चलते हैं और जो नए विचार होते हैं उनको भी इंक्लूड करके जो भी सूटेबल होता है उस समय के लिए, ज़रूरत होती है देश के लिए, उस तरीके के विचारों को वो लोग आके लेके चलते हैं। और उन्होंने राष्ट्रवाद के विचारों का भी प्रसार किया। तो उनका विचार था कि राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई है और इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता है। तो उन्होंने बोला कि देखो, एक जो शक्ति होती है राष्ट्र की वो एक होने में ही होती है। इटली में भी ऐसा ही था कि अलग अलग राज्यों में वो बटा हुआ था इटली, और सब लोग अपने राज्यों को इम्पोर्टेंस देते थे, देश को नहीं उतना देते थे। तो अब इस तरीके से रहने से क्या होता है कि एक देश की पावर होती है वो कम हो जाती है। कोई भी उस देश पे हमला कर सकता है, या देश के अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी तो देश एक मिलके उसके लिए नहीं लड़ेगा। तो वो उसने ये बोला कि भी हमको एक राष्ट्र के रूप में आगे आना चाहिए। तो इटली के एकीकरण में उसकी देन विद्रोह की नहीं बल्कि उसके द्वारा संगठित इटली के निर्माण के विचार थे। यानी कि वो ऐसा चाहता था कि इटली एक देश बन के रहे, राज्यों में बंटने से ज़्यादा उसकी पहचान एक देश के रूप में हो। तो उनके आदर्शवादी विचारों ने लोगों में उत्साह भर दिया। उसके बाद ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे मेटरनिक, उन्होंने कहा था कि मैत्सिनी को कि ये सामाजिक व्यवस्था का खतरनाक दुश्मन है, क्योंकि जब भी कोई क्रांति आती है, कोई भी नए विचार आते हैं तो बहुत सारे लोग उनके अगेंस्ट होते हैं। तो उस समय मैत्सिनी के बारे में भी यही कहा जाता था कि सामाजिक व्यवस्था का दुश्मन है और ये राष्ट्र के विरोधी काम करता है। बट बाद में लोगों को समझ में आया कि नहीं, मैत्सिनी जो चाहता था और जो करता था वो देश के हित में था। सेकंड जो हमको कमेंट लिखना है वो लिखना है काउंट कैमिलो दे कावोर। तो ये कौन थे? काउंट कैमिलो दे कावोर विक्टर इमैनुअल द्वितीय का प्रमुख मंत्री था। तो जो विक्टर इमैनुअल सेकंड थे, द्वितीय थे, उनके ये प्रमुख मंत्री थे। ये ना तो क्रांतिकारी थे और ना ही जनतंत्र में विश्वास रखते थे। तो इनको ऐसा नहीं चाहिए था कि हमारा जो देश है उसमें प्रजातंत्र आए, लेकिन वो ये ज़रूर चाहते थे कि जो हमारा देश है, इटली है, ये एक राष्ट्र के रूप में सामने आए। यानी कि ये कुछ कुछ चीज़ें तो ऐसी चाहते थे जो कि मैत्सिनी चाहता था, लेकिन कुछ चीज़ों में ही इनके विचार मैत्सिनी से अलग थे। तो इन्होंने क्या किया, इसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया।
कावूर की चतुर कूटनीति के फलस्वरूप उत्तरी राज्यों पर अधिकार करके पीडमोंट का विस्तार हो गया। तो ये जो उत्तरी राज्य थे इटली के, वो अलग अलग अपनी अपनी पहचान बना के रखना चाहते थे और अपना फ्रीडम अलग तरीके से चाहते थे, यानी कि वो देश के साथ नहीं चलना चाहते थे। तो कावूर ने बहुत ही समझदारी से और बहुत ही प्लानिंग के साथ काम किया, और जो राज्य इटली के को राष्ट्र के रूप में नहीं देखना चाहते थे उनको भी वो साथ में लेकर आए। तो कावूर की सबसे बड़ी देन है कि उन्होंने विक्टर इमैनुअल द्वितीय को भेजकर गैरीबाल्डी को रोका, ताकि वह रोम में फ्रांसीसी सैनिकों पर हमला नहीं करे, नहीं तो फ्रांसीसी पीडमोंट पर हमला कर देते। उसने विक्टर इमैनुअल द्वितीय को गैरीबाल्डी के पास भेजा। गैरीबाल्डी की आशा के विपरीत जो राज्य जीते थे उनको सम्राट को सौंप दिए। इस प्रकार कावूर ने अपनी कूटनीति से इटली का एकीकरण करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। देखो, इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जो वहाँ का उस समय राजा था विक्टर इमैनुअल सेकंड, इसका ये प्रमुख मंत्री था कावूर। तो जो भी वो चीज़ें कर सकता था, गैरीबाल्डी ने जो हमला किया देश पे, तो उस सब सारी चीज़ों से उसने बचाया, और यहाँ के राज्यों को उसने समझाया कि भाई आपको इटली को एक राज्य के रूप में आपको रहना है। और उसने ऐसा नहीं बोला कि भाई हम आपको प्रजातंत्र दे देंगे, बल्कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको एक राज्य के, एक देश के रूप में आपको रहना ही है। तो जो भी चीज़ें वो कर सकता था, जो भी प्लानिंग वो कर सकता था, उसने वो सारी प्लानिंग इटली के एकीकरण के लिए की। अब है तीसरा टॉपिक, जिसका नाम है यूनानी स्वतंत्रता युद्ध। तो 15वीं शताब्दी में यूनान ऑटोमन साम्राज्य का भाग था। तो ऑटोमन साम्राज्य मतलब कि जो टर्की वाला एरिया है, आप वर्ल्ड के मैप में देखेंगे तो इसके आसपास के जो राज्य हैं वो सभी एक ऑटोमन साम्राज्य का भाग थे। यानी कि ऑटोमन साम्राज्य में बहुत सारे देश शामिल थे जो आज के समय में अलग अलग हैं, पर उस समय वो एक साम्राज्य का भाग थे। तो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय के पश्चात 1821 में यूनान में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ, जिससे कि समय के साथ जब बाकी राष्ट्रों को समझ में आया, जो आज के राष्ट्र है, कि भी हमको एक साम्राज्य का भाग नहीं रहना है, हमको एक अलग राष्ट्र बनना है, क्योंकि हम उस तरीके से अपना विकास नहीं कर पा रहे हैं एक साम्राज्य के अंदर रह के, या कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। जैसे कि भारत ब्रिटिश साम्राज्य का पार्ट था, उसी तरीके से। तो इस संघर्ष को पश्चिमी यूरोप के लोगों ने, कवियों ने और कलाकारों ने अपना समर्थन किया, क्योंकि ये सभी प्राचीन संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते हैं। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालन बताकर प्रशंसा की और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। तो आप ये देखेंगे कि जितने भी कवि हैं, कलाकार हैं, नाटककार हैं, या और भी तरीके के जो कलाकार होते हैं, वो ट्राई करते हैं कि राष्ट्रवाद को या कोई भी विचार है उसको अलग अलग तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो जब यूनान भी ऑटोमन साम्राज्य के पावर के अंदर था, तब वहाँ के कलाकारों ने और जो पश्चिमी यूरोप के देश के वहाँ के जो कवि और कलाकार थे, उन्होंने भी यूनान का समर्थन किया कि इनकी जो अपनी प्राचीन संस्कृति है, इसका जो समृद्ध साहित्य है, कविताएं हैं, या जो इसका सभ्यता रही है, वो बहुत ज़्यादा एक अलग तरीके की है और बहुत ज़्यादा उसका महत्व है। तो वो तभी विकास कर पाएंगे जब कि वो ऑटोमन साम्राज्य से अपने आप को स्वतंत्र कर ले। तो जो टर्की वाला राज्य है या इसके आसपास के देश है, ये सारे मिला के उन्होंने ऑटोमन साम्राज्य बनाया था और उन्होंने कब्जा किया हुआ था यूनान के देशों के ऊपर भी। तो इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कराने के लिए बहुत अलग अलग लोगों से इन्होंने सहमति ली और उनका समर्थन लिया। फिर बाद में यूनान वहाँ से आज़ाद हुआ। अब फ्रैंकफर्ट संसद क्या है? तो फ्रैंकफर्ट संसद है जर्मनी देश की संसद को कहा जाता है। तो अभी क्या हुआ था कि ये उसी समय की बात है जिस समय सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अभी जर्मनी, इटली, पोलैंड आदि स्वतंत्र राष्ट्र राज्यों का निर्माण नहीं हुआ था, अतः वहाँ पर मध्य वर्ग ने बढ़ते असंतोष का लाभ उठाया। तो ये उस समय की बात है जब जर्मनी, इंग्लैंड और पोलैंड ये सब अलग अलग राष्ट्र नहीं थे, ये किसी न किसी राष्ट्र के अंदर थे। तो वहाँ पे धीरे धीरे मध्य वर्ग पावरफुल होता जा रहा था, क्योंकि वो पढ़ा लिखा पढ़ने लिखने लगा था और वो नए विचारों की तरफ बढ़ने लगा था। तो उस समय जो लोगों के अंदर असंतोष था शासन के अगेंस्ट में, लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया और उन्होंने बोला कि संविधान
हमारे देश में होना चाहिए। और संविधान की जो मांग है उसको राष्ट्रीय एकीकरण के साथ में जोड़ दे कि आप राष्ट्र का एकीकरण तो करो सारे राज्यों को मिला के, लेकिन उसके साथ में देश में संविधान भी होना चाहिए। और एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांग को उन्होंने आगे बढ़ाया। इसीलिए जर्मन क्षेत्र के कई राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में एक जर्मन नेशनल असेंबली की स्थापना करने का प्रयत्न किया। तो फ्रैंकफर्ट क्या है, मेनली एक शहर का नाम है जर्मनी में। वहाँ पे उन्होंने क्या किया था, जितने भी जर्मन अलग अलग राजनीतिक संगठन हैं उन्होंने एक संसद बनाने का ट्राई किया, जिसको उन्होंने सर्व जर्मन नेशनल असेंबली का नाम दिया। और ये संगठन उन्होंने क्यों बनाए, क्योंकि जब भी अलग अलग विचारधाराओं की राजनीतिक संगठन एक साथ बैठते हैं तो वो एक साथ बैठ के देश के लिए मिलके ज़्यादा डिसीज़न ले सकते हैं। तो जो भी चीज़ें वो लोग देश में चाहते हैं वो सबकी सहमति से आगे उसको कर सकते हैं। जैसे कि राष्ट्र का एकीकरण करना है या संविधान की मांग रखनी है, इसी तरीके की चीज़ें नेशनल असेंबली में डिस्कस की जा सकती है, जैसे कि हमारे देश में संसद में डिस्कस की जाती है। तो फ्रैंकफर्ट संसद को केवल नैतिक शक्ति प्राप्त थी। संसद द्वारा जर्मनी को एकता और संविधान प्रदान करने का प्रयत्न किया गया और ये निर्णय लिया गया कि वंशानुगत साम्राज्य हो और प्रशा का राज इसका मुखिया हो। तो जब सारे लोग मिलके बैठे तो उन्होंने ये चीज़ नहीं वो लोग कर पाए कि भाई जो भी शासन होगा वो वोट के द्वारा नहीं चुना जाएगा, बल्कि वो वंशानुगत ही होगा, यानी कि राजतंत्र होगा। बाकी चीज़ों के लिए वो मान गए, बट इसके लिए वो अभी भी नहीं माने थे। तो संसद पर मध्यम वर्गों का प्रभुत्व था, यानी कि मध्यम वर्ग ज़्यादा पावरफुल था और वे मजदूरों और कारीगरों की मांगों के विरुद्ध थे। तो इस समय का जो मध्यम वर्ग था जो नेशनल असेंबली में पार्टिसिपेट कर रहा था वो मजदूरों की और कारीगरों की मांग का समर्थन नहीं कर रहा था। इस प्रकार क्या हुआ कि संसद ने उनका भी समर्थन खो दिया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो सबके फेवर में नहीं थी। तो अब इन सब लोगों ने मिलके एक साथ ये लोग नहीं आ पाए। तो उसके बाद में क्या हुआ, इनके आपस में भी झगड़े स्टार्ट हुए और सैनिक शक्ति का प्रयोग इसके लिए किया गया। और लास्ट में क्या हुआ, जो फ्रैंकफर्ट संसद थी इसको भंग कर दिया गया। भंग कर दिया का मतलब है कि इसको ख़त्म कर दिया गया। तो फ्रैंकफर्ट संसद क्या थी, फ्रैंकफर्ट संसद जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में थी, जिसमें सारे जो राजनीतिक संगठन हैं जर्मन देश के वो अपने अपने मुद्दों को लेके राष्ट्र के लिए जो भी डिसीजन लेना है उसके लिए उन्होंने एक नेशनल असेंबली बनाई थी, जो कि ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई क्योंकि वो कई विचारों पे एक साथ नहीं साथ में आ पाए और लास्ट में उसको ख़त्म करना पड़ा। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। तो राष्ट्रवादी संघर्षों के समय महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का प्रश्न विवादास्पद था। यानी कि ये जो टॉपिक है या ये जो प्रॉब्लम है इस पे सब लोग एग्री नहीं थे कि महिलाओं को भी राजनीतिक अधिकार देने चाहिए या राजनीति में उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। कुछ लोग इसके फेवर में थे, कुछ लोग इसके अगेंस्ट थे। परंतु इसके बावजूद भी महिलाओं ने राष्ट्रवादी संघर्षों में सक्रिय रूपों से भाग लिया। महिलाओं ने अपने संगठन स्थापित किए, महिलाओं ने अपने अखबार भी निकाले और अपने राजनीतिक अधिकारों की मांग को उन्होंने जारी रखा। उन्होंने जगह जगह अपनी राजनीतिक बैठकें की, प्रदर्शनियाँ की, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए की। लेकिन इसके बाद में भी उनको कुछ अधिकार दिए गए और कुछ अधिकार नहीं दिए गए। जैसे कि मताधिकार का उनको अधिकार यानी कि वोट करने का अधिकार उनको नहीं दिया गया। यहाँ तक कि सेंट पॉल चर्च में जो फ्रैंकफर्ट संसद की गई थी उसमें महिलाओं को केवल देखने के लिए अलाउड किया गया था। तो फ्रैंकफर्ट संसद में भी उनको पार्टिसिपेशन के लिए उनको नहीं अलाउ किया गया था। उनको सिर्फ इतना अलाउ किया गया था कि आप संसद में आएंगे और आप ऊपर बैठ के बालकनी से संसद की कार्यवाही को देख सकते हैं, बट आप पार्टिसिपेट उसमें नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें महिलाओं के साथ में उस समय हो रही थी और महिलाओं ने ज़्यादा अधिकार ना होने के बाद में भी बहुत सारे राष्ट्रवादी संघर्षों में उनका बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन उन्होंने किया। नेक्स्ट है फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। अब यहाँ से हमको क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने हैं। अभी तक हमने टिप्पणी लिखी थी, यानी कि शॉर्ट नोट दिए गए टॉपिक्स पे हमने लिखे थे। तो फ्रांसीसी लोगों ने अपनी सामूहिक पहचान के लिए क्या क्या चीज़ें की थी। उन्होंने सबसे पहले बनाया अपना एक झंडा। तो फ्रांस का नया तिरंगा झंडा चुना गया,
जिसने पहले के राजध्वज की जगह ली और स्टेट जनरल का नाम नेशनल असेंबली रखा। क्योंकि पहला जो झंडा था फ्रांस का, वो जो राजा था उसने अपनी तरफ से राजशाही का एक झंडा जारी किया हुआ था, वो था, और वो राजा ने डिसाइड किया हुआ था। इसके बाद वहाँ के लोगों ने डिसाइड किया अपना एक तिरंगा झंडा, जिसमें 3 अलग अलग कलर्स हैं, और उसको एक नेशनल फ्लैग के रूप में उसको जगह दी गई। उसके बाद में राष्ट्र के नाम पर नई शपथें ली गई और शहीदों का गुणगान किया गया। इससे पहले शहीदों का गुणगान ज़्यादा नहीं होता था, राजा की ही वीरता के सारी चीज़ों का गुणगान किया जाता था, लेकिन अब सारी चीज़ें राजा के नाम पे नहीं, देश के नाम पे होने लगी। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, यानी कि एक तरीके की सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई गई जो कि पूरे देश पे नज़र रखेगी या देश के अलग अलग मुद्दों को वो देखेगी। उसके बाद में सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए, क्योंकि अगर किसी नागरिक के लिए कानून अलग है और किसी और के लिए अलग है तो उससे समाज में प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए सभी नागरिकों के लिए समान एक जैसे कानून बनाए गए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया। पहले क्या होता था, फ्रांस में जो अलग अलग फ्रांस के राज्य हैं उसमें भी अगर व्यापार करना है तो वहाँ पर भी एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करने के लिए टैक्स देना पड़ता था। तो यानी कि देश के अंदर अगर आप आयात या निर्यात कर रहे हो, सामान ला रहे हो या भेज रहे हो, उसके लिए जो टैक्स लगता था उसको ख़त्म किया गया। उसके बाद में भार नापने के लिए एक समान प्रणाली लागू की गई, क्योंकि पहले फ्रांस के अलग अलग राज्यों में भार के लिए भी, यानी कि 1 किलो का वेट एक राज्य में दूसरा होता था, दूसरे राज्य में कुछ और होता था, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी। तो उसके बाद में वेट को समान किया गया, यानी कि 1 किलो का जो वेट है वो अगर एक राज्य में जितना है अगले राज्य में भी उतना ही होगा। तो भार नापने के लिए एक समान प्रणाली उन्होंने स्टार्ट की। अब हम पढ़ते हैं तीसरा, मॉरियन और जर्मेनिया कौन थी? जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था? तो मारियन कौन थी? मारियन थी राष्ट्रमाता जिसको चित्रित किया गया था फ्रांस में, और जर्मेनिया थी, जैसे कि नाम से पता चल रहा, जर्मनी की राष्ट्रमाता। तो मारियन उस समय राष्ट्र को नारी भेष में प्रस्तुत किया गया। उस राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास किया गया, यानी कि नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। फ्रांस में इसे मारियन और जर्मनी में इसे जर्मेनिया कहा जाता है। तो एक राष्ट्रमाता उस समय बनाई गई मारियन, क्योंकि अगर हम किसी भी देश को एक राष्ट्रमाता या राष्ट्रपिता के रूप में चित्रित करते हैं तो लोगों की भावनाओं से वो जुड़ता है। तो इसीलिए जिन जिन मुद्दों के ऊपर, चाहे वो प्रजातंत्र का हो या मध्यम वर्ग की अलग अलग मांगे हों, उन सारों मांगों के लिए ये चित्र बनाए गए और उनको जगह जगह प्रदर्शित किया गया कि हमारा जो रक्षा करने के लिए, हमारी मांगों के लिए जो राष्ट्रमाता है ये सारी चीज़ें चाहती हैं। तो उस समय के कलाकारों ने इस समय राष्ट्रमाताओं को बनाया। तो 18वीं और 19वीं शताब्दी में कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण करके एक देश का चित्रण इस प्रकार किया जैसे वह कि कोई व्यक्ति हो। इससे पहले इस तरीके के चित्र नहीं बनाए जाते थे। इनकी स्टार्टिंग फ्रांस से ही हुई। तो इनका निम्नलिखित महत्व था। फ्रांस में मारियन की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर, यानी कि जो भी फेमस प्लेसेस थे फ्रांस के, वहाँ पर लगाई गई ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और उनमें तारतम्य स्थापित कर सके, यानी कि लोग एक भावना के साथ में जुड़ सके। मारियन की छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई, यानी कि जो उनके नेशनल सिक्के थे या नोट थे उसके ऊपर भी मारियन की पिक्चर प्रिंट की गई। इस प्रकार जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र की स्वरूप बन गई। तो जो जो चीज़ें फ्रांस में हुई, जो जो चीज़ें जर्मनी में हुई, तो उसी तरीके से और भी कई राष्ट्रों में इस तरीके की राष्ट्रमाताएं बनाई गई और इनका जो बनाया गया वो एक राष्ट्र में एक भावना स्थापित करने के लिए उनको चित्रित किया गया और बनाया गया और उसको बहुत जगह जगह लगाया गया और फेमस किया गया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाइए कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ। तो 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और अलगाव होने लगा। राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी ज़्यादा व्याप्त थी, यानी कि 1948 के बाद क्या होने लगा, यूरोप में पूरा स्टार्ट हो गया था कि अभी हम लोग को प्रजातंत्र चाहिए, हम लोग राजतंत्र के साथ, यानी कि जो राजा है उसी को अपना शासक नहीं मान सकते,
हमको भी पार्टिसिपेट करने का अधिकार होना चाहिए हमारे देश के राजनीतिक मुद्दों पर। तो राजा की बजाय जनतंत्र होना चाहिए। तो ये सारी जो भावनाएं थी ये सबसे पहले मध्यम वर्गीय लोगों में ज़्यादा आई और उनसे फिर बाकी लोगों में फैली। तो जर्मनी में भी इस तरीके की भावनाएं फैलने लगी। फिर फ्रैंकफर्ट संसद को दबाने में प्रशा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। तो अभी आपको बताया था कि जर्मनी फ्रैंकफर्ट में एक संसद बनाई गई थी, वहाँ पे नेशनल असेंबली हुई, लेकिन उस संसद का सफल अधिवेशन नहीं हो पाए क्योंकि वो लोग एक मुद्दों पे शामिल नहीं हो पाए। तो इसमें प्रशा जो कि जर्मनी का ही पार्ट है, तो उसने भी बहुत ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाई थी उस संसद को फेल करने में। बिस्मार्क ने रक्त और लोहे की नीति के अंतर्गत डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ 3 युद्ध किए। तो रक्त और लोहे की नीति का मतलब होता है कि आपको कैसे भी करके, चाहे आप मतलब लड़ाई करो, चाहे आप कुछ भी करो, युद्ध करो, आपको अपने देश को आगे बढ़ाना है या अपने देश को ही सब लड़ाइयों में जीतना है। और जो भी देश अगर आपके आसपास आपके अगेंस्ट खड़े होते हैं तो उनको आपको डाउन करना है, यानी कि अपने देश को कैसे भी करके आगे करना है। तो ये सारी चीज़ें जो बिस्मार्क के मंत्री थे उन्होंने किया था। तो उन्होंने 3 युद्ध किए थे अलग अलग कंट्रीज़ के लिए और उनको जीता भी था। इसके अनुसार महत्वपूर्ण प्रश्नों को संसद या संसदीय साधनों द्वारा नहीं सुलझाया जा सकता। तो बिस्मार्क ये मानते थे कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप संसद में सबकी सहमति से नहीं कर सकते हो। जैसे कि डेनमार्क के साथ अगर आपको युद्ध करना है तो इसके लिए ज़रूरी नहीं कि सारे जो पॉलिटिकल राजनीतिक दल हैं वो उसके लिए हाँ बोल दें कि भी ठीक है इससे लड़ाई कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको राष्ट्र के लिए आपको जो डिसीज़न लेना होगा वो एक ही व्यक्ति ले सकता है अगर राजा स्ट्रांग होगा तो बिस्मार्क भी नहीं चाहते थे कि संसद या इस तरीके की चीज़ें चलें। उन्होंने 1864 में डेनमार्क और 1866 में ऑस्ट्रिया को पराजित किया, हराया था। इसके परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रिया को जर्मन क्षेत्रों से निकाल दिया गया। तीसरा युद्ध फ्रांस के साथ 1870 में हुआ था जिसमें फ्रांस की हार हुई थी। यानी कि तीनों युद्ध ही जीते थे बिस्मार्क की लीडरशिप में, और जो जिस फ्रांस के जर्मनी के हिस्सों का बाकी देशों ने कब्जा किया हुआ था उन सबको उसने छुड़ाया और इस प्रकार जर्मनी का एकीकरण हुआ। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन। अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बारे में मैंने आपको एक शॉर्ट नोट पहले भी दिया था, इसको हम और ठीक से पढ़ लेते हैं। तो नेपोलियन ने निम्नलिखित बदलाव किए। 1804 में नेपोलियन संहिता द्वारा जन्म पर आधारित विशेषाधिकार खत्म कर दिए गए। यानी कि पहले ऐसा होता था कि अगर आप किसी फैमिली में जन्म ले रहे हो या आप किसी इम्पॉर्टेंट राजनीतिक दल है या कुछ और पोजीशन है आपके राष्ट्र में, तो उनकी फैमिली के जो लोग होंगे उनको कुछ स्पेशल अधिकार दिए जाते थे। तो ये नेपोलियन ने अपना जो संविधान बनाया, जो संहिता बनाई, उसमें उन्होंने कहा कि जन्म के अधिकार पर अब किसी को भी स्पेशल अधिकार नहीं दिए जाएंगे। अब कानून के समक्ष सभी बराबर थे और उनकी संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित रखा गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया गया, सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया और किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई गई। यानी कुछ समय पहले जो जमींदारी वाली व्यवस्था थी, जो उन पर अत्याचार करते थे किसानों पर, उनको अपना गुलाम बना लेते थे या कुछ एक्स्ट्रा और ज़्यादा टैक्सेस लगा देते थे, तो वो सारी चीज़ों से उनको मुक्त किया गया। शहरों में कारीगरों की श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया। तो शहरों में जो अलग अलग उन्होंने अपनी बना रखे थे संघ कारीगरों ने, जो कई बार बहुत अलग अलग टाइप के डिसीज़न ले लेते थे या कारीगरों को ज़्यादा कंट्रोल करके रखते थे गलत तरीके से, उनको भी हटाया और यातायात और संचार व्यवस्थाओं में सुधार किया गया। तो ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके लेसन के। बाकी को हम कुछ और इम्पॉर्टेंट होंगे तो उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इन सारे क्वेश्चंस को अभी आप लोग देख लेंगे और इसको 2-3 बार कम से कम सुन लेंगे, और कुछ भी अगर इसमें लगता है आपको ऐसा कि ये वर्ड या ये टर्म या ये आंसर मेरे को ज़्यादा समझ में नहीं आया, तो आप उसको कमेंट्स में लिख देना ताकि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में उसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे। तो अभी के लिए हम लोग इतना ही इसको एंड करते हैं।